नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा कि भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह से है स्वदेशी तकनीक मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ये चुनाव लालू राज, जंगल राज फिर से न आए, देश को मजबूत करने का है चुनाव। लद्दाख में हालात नियंत्रण में। लद्दाख डीजीपी एसडी सिंह जमवाल ने कहा, हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत मिले। कुछ असामाजिक तत्वों ने सुरक्षा बलों और सार्वजनिक स्थानों को बनाया निशाना। असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जरूरी चीजों के लिए कर्फ्यू में दी गई ढील। बरेली हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवी गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अन्य 39 को भी लिया गया हिरासत में। अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन सख्त। और विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को मिला स्वर्ण पदक। शीतल देवी ने स्वर्ण पर साधा निशाना। फाइनल में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज तुर्की की ओजनूर को दी शिकस्त। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा से BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोले और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से BSNL का नया अवतार भी सामने आया है। BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में IIT के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है।
मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और उनकी सरकारें गरीबों की जेब काटकर अपनी तिजोरियां भरने में लगी रहती थी। उन्होंने कहा कि जो फायदा भारत सरकार जनता को देना चाहती है, उसके बीच कांग्रेस की लुटेरी सरकार दीवार बन जाती है। ओडिशा के झारसुगुड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश और प्रदेश को विकास परियोजनाओं की भेंट दी, वहीं अपने तीखे राजनीतिक हमलों से कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए को सेवा का अवसर मिला तो देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला गया। उन्होंने भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई के मौजूदा दौर के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था। उन्होंने अभी हाल ही में लागू किए गए जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र किया और बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों को इसके फायदे से वंचित कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय में तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती देश की ताकत को सराहा, वहीं कांग्रेस के वक्त इसकी उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी
विकसित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने पर 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। वहीं मौजूदा समय में 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर 5 से 6,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी बचत उत्सव से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में भी सहूलियत हो रही है और अब वे 40,000 रुपए तक की बचत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रों के भाजपा सांसद, विधायक, मंत्रियों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संवाद भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव जीतने और संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है चुन चुन करके एक एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव है। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन 160 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को सिर्फ लूटा है। इस बार बिहार वालों, आपको 4 दीपावली मनानी है। पहली दीपावली तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापिस गए उस दिन दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनानी। तीसरी दीपावली मोदी जी ने जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम 15 से 20% कम कर दिए। जीएसटी में कमा करा, इसकी दीपावली हमें बनानी है। और चौथी दीपावली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी जामवाल ने बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि एफसीआरए के उल्लंघन का भी मामला उन पर चल रहा है। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही है।
देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। लद्दाख में हुई हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक SD सिंह जामवाल ने बताया कि मामले की जांच के दौरान 3 नेपाली नागरिकों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। लेह में 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई ताकि स्थानीय लोग बाजार से जरूरी सामान खरीद सकें। इसके लिए स्थानीय बाजार को भी खोला गया। आवश्यक सेवाओं के अलावा तमाम दुकानें बंद थीं, जिन्हें स्थानीय निवासियों के लिए कुछ घंटों के लिए खोला गया। स्थानीय बाजार में इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लेह में जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। 2 दिनों के कर्फ्यू के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई है और लेह के कुछ इलाके खोले गए हैं। लोग जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीद रहे हैं। ये एक फ्रूट की दुकान है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर जो फ्रूट है और इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो खरीद रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से लेह के सारे जो मार्केट थे वो बंद थे। जो जरूरत की चीजें थी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके साथ अगर आप ये देखें कि जनरल स्टोर है वो भी इस समय ओपन हो गया है। मेडिकल स्टोर शुरू से ही ओपन थे, लेकिन जनरल स्टोर कुछ समय के लिए बंद किए गए थे। लेकिन अगर अभी आप देखें तो जनरल स्टोर भी इस समय ओपन है और धीरे धीरे लेह की जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। जो जनजीवन है वो सामान्य तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंचे, क्योंकि 2 दिनों से घरों के अंदर थे और जो दुकानें थी, मार्केट थे, वो पूरी तरीके से बंद थे। तो कर्फ्यू में एक तरीके से ढील दी गई है और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जैसे जैसे जो स्थिति है वो बेहतर होगी, लेह के सभी मार्केट ओपन कर दिए जाएंगे और जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन शुरू से ही ये चाहता है कि जो लेह और कारगिल के जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण मार्केट बंद करने पड़े, कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े। लेकिन अब आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट है वो भी बहाल हो जाएगा। इसके साथ साथ ही जो यातायात कुछ समय के लिए बंद किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो भी चालू हो जाएगा। बहुत परेशानियां हो रही है यहाँ पे लोगों को। आज थोड़ा सा डील मिला है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा लोगों को, क्योंकि सामान वामान थोड़ा सा खरीद लेंगे, 2-3 दिन का फिर सामान हो जाएगा। वैसे तो रोजाना है ना 1-2 घंटे के लिए डील मिलना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो ये सामान वामान खरीदने में, घर की जो जरूरतें हैं वो लेने में। मैं चाहती हूँ कि ये सब जल्द जल्द ठीक हो जाए। अभी हमारा 3 घंटे का ही टाइम है, जो सामान खरीदना है हम खरीद रहे हैं और कुछ और देर का टाइम मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेह का जो जीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो पाएगा। कैमरामैन मोर के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, लेह। लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आई लव मोहम्मद पोस्ट को लेकर हुई हिंसा पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति या धर्म के नाम पर भड़काते हैं
उनके लिए ही सरकार ने बुलडोजर तैयार किया था। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। और मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर हिंसा और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर समेत घटना में शामिल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से समारोह का आयोजन हुआ था, जिसकी थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। पर्यटन किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसर प्रदान करता है, साथ ही लोगों को सशक्त बनाता है। यही वजह है कि समूचे विश्व में 27 सितंबर को पर्यटन दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व पर्यटन दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी समेत तमाम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरेश गोपी ने पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही। इंडिया टूरिज्म हैज बीन ऑलवेज द बैकबोन of the international tourism structure, and India's development, India's progress, India's growth, India's success story, tourism will be the prime platform which has and which will keep propelling the prosperity of India. दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए समारोह में पर्यटन मंत्रालय और मेक माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन जैसी कंपनियों के साथ MOU का आदान प्रदान किया गया, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इस दौरान MOU को लेकर हॉलीडे ट्रायंगल कंपनी के AVP अतेंद्र यादव ने खुशी जाहिर की। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में ट्रैवल ट्रायंगल ने एक MOU साइन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, जिसमें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की हेल्प करेंगे इन टर्म ऑफ द प्रमोशन ऑफ द डेस्टिनेशन। सो बेसिकली ट्रैवल ट्रायंगल एक मार्केट प्लेस है और हम लोग यहाँ पे ट्रैवल एजेंट को ट्रैवलर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया और आउटसाइड ऑफ द इंडिया। सो आफ्टर द MOU हम लोग ट्रैवलर से विद द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सर्वे फॉर्म शेयर करेंगे उनके साथ और उनसे फीडबैक लेंगे। समारोह के दौरान पर्यटन का सालाना डेटा भी रिलीज किया गया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को बढ़ाने और अपनाने की बात कही, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सभी की है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में देश में पर्यटन के क्षेत्र में कितना प्रचार और प्रसार हो पाता है। दिल्ली से कैमरा सहयोगी केशव प्रसाद के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में देश विदेश से खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसी के साथ देश के किसान उत्पादक संघ भी अपने नवाचार को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत के किसान संघ उत्पादन के साथ प्रसंस्करण में क्या कुछ नया कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। आप इस विशेष रिपोर्ट को देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में एक है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण युक्त आहार की आज देश दुनिया में सबसे बड़ी मांग है और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। मोदी सरकार में किसानों के लिए बनी नीतियां आज किसान उत्पादक संघों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ के एफपीओ ऑर्गेनिक खेती में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने उत्पादों को निर्यात कर अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो भी फ्रूट और हॉर्टी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, उसमें से जैसे कीवी फ्रूट, वो आपका न्यूजीलैंड का फ्रूट है बेसिकली, लेकिन अरुणाचल में जो कीवी होता है वो न्यूजीलैंड का कीवी से भी बहुत अच्छा कीवी है। जैसे ड्रैगन फ्रूट होता है मिजोरम में, उसके बाद में पैशन फ्रूट होता है, जो हमारा जिंजर है, जो ये आपका कार्बी एंग्लोन जिंजर, वो जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, उसका भी रेशिया कम है, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। वो हमारा जो भी नॉर्थ ईस्ट में जितना भी सामान है, डिफॉल्ट और बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम ऑर्गेनिक ही बोल सकते हैं आप इसको। ये बदलते भारत की ही तस्वीर है कि झारखंड के गुमला की भगवती देवी भी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में देश दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच अपने एफपीओ की स्टॉल पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। हम लोग एसएचजी ग्रुप से हैं दीदी लोग, हम लोग का समूह जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वहाँ में सारी महिलाएं काम करती है और हम लोग का ये प्रोडक्ट्स बिक्री होता है। ये हमारे मतलब गुमला जिला में होता है, हमारा आउटलेट है वहाँ, उसके बाद ऑनलाइन में भी होता है हम लोग का। अब पूरा इंडिया में हम लोग इसको बिक्री करते हैं। नवाचार के लिए अवसरों की देश में अब कोई कमी नहीं है। युवा शिल्पा एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रिपुरा में बांस और बाकी चीजों से ऐसे उत्पाद बना रही हैं जिससे इन्हें आमदनी भी अच्छी हो रही है और गांव की ही महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माइग्रेशन की, उन आर्टिजन्स की जो चले जाते हैं। सो हम प्लांटेशन से लेके आसपास के जितने गांव होते हैं, जितने भी आर्टिजनल वर्कर हैं, उन सबको एम्प्लॉय करते हैं जो हमारे लिए फर्नीचर और होम डेकोर के आइटम्स बनाते हैं। पर जो नॉन आर्टिजन हमारे हैं कम्युनिटी मेंबर्स, वो हमारे लिए बैम्बू लीव्स टी बनाते हैं, जो कि इंडिया का पेटेंटेड प्रोडक्ट है एंड यूएस में इसका पेटेंट पेंडिंग है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का मकसद खाद्य प्रसंस्करण में नवाचार, घरेलू बाजार को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है और भारत तेजी से न सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि निर्यात में भी रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।